फाइनली दोस्तों लगभग 1.5 महीने के बाद मैं अपनी RTX को TVS के सर्विस सेंटर से वापस लेके आ चुका हूँ। मेजरली इसके अंदर 4-5 चीज़ें चेंज हुई हैं। पहला है कंप्लीट क्लच असेंबली, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, फ्रंट वाला जो कंप्लीट सस्पेंशन है वो, एंड रियर टायर। ये जो चीज़ें हैं ये चेंज हुई हैं एंड मेरे को इनके लिए 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ा। सारी चीज़ें वारंटी में चेंज हुई हैं। अब जब से मैं बाइक को लेके आया हूँ तब से लेके आज तक लगभग 700 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो समस्याएं इसमें थी उनका समाधान कितना हुआ है और कितना नहीं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरू से शुरू करते हैं। प्रॉब्लम वाइज अगर दोस्तों हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को जिसने परेशान किया है वो है राइट हैंड साइड में जाने वाली प्रॉब्लम, एंड वो डे 1 से आ रही थी। बाइक जब भी मैं क्रूज डाल रहा हूँ या ब्रेक लगा रहा हूँ तो ऐसा लगता था कि हल्का सा टायर राइट साइड में जा रहा है। सो वो प्रॉब्लम अब कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गई है। अभी बाइक राइट साइड में नहीं जाती। अब उसके लिए उन्होंने टी सस्पेंशन या जो भी बैरिंग्स वगैरह वट जो भी चीज़ें की हैं, बट अभी वो प्रॉब्लम बाइक के अंदर नहीं आ रही है। प्रॉपर स्ट्रेट जा रही है। जब मैं क्रूज लगा रहा हूँ तब भी, जब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तब भी। दूसरी प्रॉब्लम की बात करूँ तो जो बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, जो मेरे को बहुत इरिटेट करती थी, वो थी कि बाइक बज रही थी बहुत खटर पटर, आगे से भी और पीछे से भी। जब भी चला रहा हूँ जब भी बज रही है, एंड ये प्रॉब्लम भी डे 1 से ही आ रही थी। सो ये प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई है। अभी आगे से जो खटर पटर वाली आवाज़ें थी वो नहीं आ रही हैं। एक आवाज़ है जो आ रही है, अब वो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की आवाज़ है। जब भी मैं पॉट होल्स में से निकलता हूँ तो कट करके एक आवाज़ आती है, एंड पीछे से जो है वो चेन इसका पता नहीं क्या है, बार बार लूज़ हो जाता है। अभी सर्विस सेंटर से आए हुए इसे 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर हुए होंगे, एंड अब वापस से चेन लूज़ हो गई है। तो जब भी मैं पॉट होल या ब्रेकर पे से निकलता हूँ तो वो चेन भी आवाज़ करती है। इसके अलावा जो एक चीज़ ने मेरे को बहुत इरिटेट किया है, इंजन में से आवाज़ आती थी नॉकिंग साउंड, किटर 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 इस तरीके की, एंड ये आवाज़ जब इंजन हीट हो जाता था तब आती थी। सो अभी जो आवाज़ है वो आप एक बार इंजन की सुनिए। सो अगर मैं पहले से कंपेयर करूं तो अभी आवाज़ कम है, लेकिन स्टिल ये इंजन रिफाइंड साउंड नहीं करता। स्टिल इसके अंदर थोड़ी सी आवाज़ में बदलाव आया है। जब मैं सर्विस सेंटर से लेके आया था तब से अब में आवाज़ चेंज हुई है इंजन की, एंड वो जो नॉकिंग साउंड जैसा कुछ फील होता है ना, वो स्टिल अब भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। इसके अलावा एक और एक चीज़ थी जिसने मेरे को प्रॉब्लम बहुत क्रिएट की, मिसिंग। मतलब कि अगर मैं हाईवे पे जा रहा हूँ 80-90 की स्पीड पे हूँ, 6th गियर में हूँ, एंड मेरे को सडन ओवरटेक कोई करना है, मैंने डाउन शिफ्ट किया एंड थ्रॉटल दिया तो बाइक थ्रॉटल नहीं लेती थी। ऐसा फील होता था जैसे फ्यूल ख़त्म हो गया हो। सो मिसिंग करती रहती थी कंटिन्यूसली। ट्रैफिक में है, RPM अपने आप ऊपर नीचे होना, थोड़े थोड़े जर्क्स आना, तो वो प्रॉब्लम अब भी रिजॉल्व नहीं हुई है। एज इट इज़ है। 700 किलोमीटर में 5 से 6 बार ऐसा हुआ है कि बाइक ने थ्रॉटल ही नहीं लिया। तो वो प्रॉब्लम अब भी है। मेरी बात चल रही है उसके लिए सीनियर्स से। सो उन्होंने बोला है कि सर हम इसको टीम से बात कर रहे हैं, एज फास्ट एज पॉसिबल फिक्स कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं एक समस्या की बात करूं जो थी वाइब्रेशंस, इस बाइक के अंदर ज़बरदस्त वाइब्रेशन आते हैं। स्वीट स्पॉट की बात करूं तो मैं लगभग, अगर आप 80-90 चलाते हैं इसे तो एकदम एकदम बेहतरीन चलती है। वहाँ आपको बहुत कम वाइब्रेशंस फील होंगे। लेकिन जैसे ही आप 5500-5600 RPM क्रॉस करते हैं, वो 80-90 का जो स्वीट स्पॉट है उसे क्रॉस करते हैं, 100, 105, 110, 115, सो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हैंडल पे वाइब्रेशन आते हैं, टैंक पे वाइब्रेशन आते हैं, सीट पे वाइब्रेशन आते हैं, फुट पैक पे वाइब्रेशन आते हैं, पीछे ग्रे ब्रेल पे वाइब्रेशंस आते हैं, पिलियन फुट रेस्ट पे वाइब्रेशंस आते हैं। तो उन वाइब्रेशंस में भी कोई गिरावट नहीं है, एज इट इज़ है। वाइब्रेशन जैसे डे 1 फील हो रहे थे जब मैंने इसकी डिलीवरी ली थी, वैसे ही आज फील हो रहा है। तो कोई सुधार वाइब्रेशंस में नहीं आया है। अब इन सब के अलावा एक चीज़ जो कि मेरे हिसाब से सबसे मेजर है, एंड उसने मेरे को सबसे ज़्यादा डराया है, वो चीज़ मेरे को डे 1 पे फील हुई थी, एंड जैसे ही मैं 1.5 महीने के बाद सर्विस सेंटर से निकला एंड उसके बाद भी वो चीज़ मेरे को फेस करनी पड़ी। वो है दोस्तों हीटिंग इशू। जैसे ही मैं बाइक को घर लेके आया था डिलीवरी के बाद फर्स्ट डे, एंड मैंने बाइक आके खड़ी करी,
तो मेरा जो छोटा भाई है उसने सेल्फ वेल्फ लगा के एंड वो बाइक को देख रहा था, तो लगभग 5 मिनट ये आइडलिंग पे स्टार्ट खड़ी रह गई थी। सो 5 मिनट में ही इसका जो हीट का जो बार होता है, जो ब्लू कलर का आता है, वो पूरा रेड हो गया एंड बाइक बंद हो गई। एंड बंद होने के बाद फिर सेल्फ लगाया हमने, स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद लगभग 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स के बाद जब हमने सेल्फ लगाया, ठंडी हो गई बाइक, उसके बाद स्टार्ट हुई। ऐसा ही सेम हुआ जिस दिन मैं सर्विस सेंटर से बाइक को लेके निकला। एंड बाइक को लेके निकलते ही लगभग 4-5 किलोमीटर चला होऊंगा मैं, एंड एक स्ट्रेच आया 500-600 मीटर का, जहाँ पे बहुत तगड़ा ट्रैफिक था। सो उस ट्रैफिक में फर्स्ट गियर में हल्का 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 चल रहा था मैं। एंड उसके बाद सडनली जो बाइक का जो हीट का जो बार है वो पूरा रेड हो गया एंड बाइक बंद हो गई। फिर मैंने धक्का लगा के बाइक को साइड में खड़ा किया एंड सर्विस सेंटर को वापस से कॉल किया, बड़े जो ASM साहब थे उनको कॉल किया। सो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस किया एंड उनकी टीम से उन्होंने तुरंत 2 टेक्नीशियन भेजे मेरे पास एंड लगभग 30 मिनट्स में वो टेक्नीशियन पहुंच गए थे। एंड उन्होंने कूलेंट जो है वो चेक किया तो उन्हें कूलेंट कम लगा। सो उन्होंने एक बोतल निकाली एंड उस बोतल में से लगभग ½ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कूलेंट बाइक के अंदर डाल दिया। अब कूलेंट डालने के बाद उन्होंने एक कूलेंट का डब्बा 1 लीटर का फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को दे दिया कि सर आप ये लेके जाइए, अगर रास्ते में कहीं हीट हो और कूलेंट अगर कम हो तो आप टॉप अप कर लीजिएगा। मैं ठीक है जी। उसके बाद बाइक हीट नहीं हुई। मैं सेम डे इसे घर लेके आ गया, लगभग 300-400 किलोमीटर चला ली 24 आवर्स में ही, लेकिन बाइक हीट नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने 200 किलोमीटर चला ली, फिर हीट नहीं हुई। सो हुआ क्या कि परसों, आज से एक दिन पहले रात को मैं बाइक को घर लेके आया एंड घर लेके आने के बाद गेट लगा हुआ था हमारे घर का मेन गेट, लगभग 60-70 किलोमीटर मैं चला के लेके आया। सो मैंने एक छोटा गेट है उसमें से जाके मैं मेन गेट की चाबी लेने गया, लगभग 5 मिनट मेरे को लगा होगा। मैं वापस आया तो बाइक बंद थी एंड वापस जब मैंने चाबी ऑन की तो वो जो हीट का जो बार है वो पूरा रेड हो गया था। सो वो जो हीट वाली प्रॉब्लम है ना, वो मेरे को सबसे ज़्यादा डराती है एंड आई फील कि वो बाइक के इंजन को सीज कर सकती है, ख़त्म कर सकती है इस इंजन को, एंड वो चीज़ अब तक फिक्स नहीं हुई है। तो मैं पिछले 700 किलोमीटर्स की बात करूँ तो हीट वाली प्रॉब्लम 2 बार आई है, सर्विस सेंटर से निकलते ही एंड एक लास्ट टू लास्ट नाइट। सो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा डिलीवरी के टाइम पे, अगर आपको याद हो पिछला वीडियो आपने देखा हो, वैसे तो मैंने वो प्राइवेट कर दिया था TVS वालों के कहने पे। उन्होंने बोला कि सर इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने प्राइवेट कर दिया। सो हेलमेट डिलीवरी के टाइम पे मेरे को डैमेज्ड मिला था, क्रैक था उस हेलमेट के अंदर। तो मैंने कहा मैं ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, रिप्लेस हो जाएगा। RTX वाला हेलमेट आया नहीं था। थोड़े टाइम के बाद में जब मैंने वो वीडियो डाली, उसके 2-3 दिन बाद ही शोरूम से मेरे पास कॉल आया एंड उन्होंने जो RTX का ऑफिशियल हेलमेट है, मैं उसे बेशक यूज़ नहीं करूँ बट फिर भी उन्होंने वो हेलमेट दे दिया और जो डैमेज्ड हेलमेट था वो मेरे से उन्होंने वापस ले लिया। अब ये जो पूरा प्रकरण है 1.5 महीने का बोलूँ या मैं बोलूँ 11 मार्च 2026 जिस दिन मैंने इस बाइक की डिलीवरी ली थी, उससे आज तक अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है सो एज कंज्यूमर मैंने किया है एंड पैसा भी मैंने दिया है, सफ़र भी मैंने ही किया है। क्योंकि TVS वालों ने मेरी एक YouTube वीडियो डिलीट करवाई, अब वो YouTube पे से डिलीट करी मैंने, Facebook पे से डिलीट करी मैंने, Instagram की मल्टीपल रील्स मेरी डिलीट करवाई जिनमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, किसी का नाम नहीं लिया था, किसी सर्विस सेंटर का नाम नहीं लिया था। स्टिल उन्होंने बोला कि सर प्लीज़ डिलीट कर दीजिए, मैंने डिलीट कर दी। इंतज़ार किया मैंने, लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा, कम नहीं हुआ था। एंड उसके बाद सिला क्या मिला कि चीज़ें ज्यों की त्यों हैं। मतलब इंजन की आवाज़ जो है, नॉकिंग साउंड अभी कम आ रही है एंड जैसे ही ये 400-500 किलोमीटर और चलेगी ये नॉकिंग साउंड और तेज़ हो जाएगी। एंड मिसिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो भी एज इट इज़ है, हीट वाली जो प्रॉब्लम है वो भी एज इट इज़ है। सो मेरे को ये लगता है कि अगर आप RTX लेने का प्लान कर रहे हैं तो 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहला है बहुत सारा वक्त जो कि आप TVS सर्विस सेंटर्स के चक्कर लगाने में खर्च कर सकें, एंड दूसरी चीज़ है पेशेंस। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे क्योंकि प्रॉब्लम आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। जिन भाइयों की फर्स्ट लॉट की बाइक है उनमें आ सकती हैं, जिन भाइयों की अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई है उनमें भी आ सकती हैं, क्योंकि सब कुछ नया है। तो उससे डरना नहीं है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। टाइम जो भी लगेगा वो लग जाएगा बट बाइक ठीक हो जाएगी। मैं भी इसी फार्मूले के ऊपर चल रहा हूँ कि होपफुली अगले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दी जाएंगी। बट इस पूरे प्रकरण में 1.5-2 महीने में अगर सबसे ज़्यादा मुझे दुख किसी चीज़ का हुआ है इन समस्याओं के बाद, तो वो है जो TVS सपोर्ट के जो लोग होते हैं। एक टेक्निकल टीम होती है TVS वालों की जो सर्विस सेंटर्स को गाइड करती है। अभी क्या है, सर्विस सेंटर में जो टेक्नीशियंस हैं
बहुत सीनियर हैं वो, बहुत एक्सपीरियंस है, 10-10 12-12 साल से टीवीएस में काम कर रहे हैं, स्टिल दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस बाइक, क्योंकि उन्होंने कभी इंजन नहीं खोला, इसका कभी फेयरिंग नहीं खोली, वो जो भी कर रहे हैं वो पहली बार या दूसरी बार कर रहे हैं। सो जो टेक्निकल सपोर्ट है उसकी तरफ से मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि ये जो 1.5 महीने 2 महीने जो मैंने सफ़र किया है, इस दौरान एक व्यक्ति हैं टीवीएस टेक्निकल सपोर्ट से, मैं चाहता था कि वो फिजिकली आके इस बाइक को इंस्पेक्ट करें, इस बाइक को देखें एंड इस बाइक को चेक करें, लेकिन वो नोएडा से चल के जयपुर तक नहीं पहुंच पाए। सो ये चीज़ जो है ये मेरे को सबसे ज़्यादा दुखद लगी एंड मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ, क्योंकि अगर वो एक बार आके चेक कर लेते तो शायद चीज़ें थोड़ी सी और बेटर फिक्स हो पाती और बेटर रिजॉल्व हो पाती। बस इतना ही है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो बाइक में सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब अगर थोड़ा सा ये लोग काम कर लें, ECU का मैप ले आएँ, इंजन की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दें, वाइब्रेशन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जिनको करके, जैसे मेरे को याद है 2016 में क्लासिक का एक अपडेट आया था, क्लासिक 350 फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, एंड उसके लॉन्च होने के 4-5 महीने के बाद एक वाइब्रेशन किट करके एक आइटम रॉयल एनफील्ड वालों ने लॉन्च किया था। मैंने खुद ने, जो मैं पर्सनली क्लासिक ओन करता था, उसमें वो किट मैंने डाली एंड डेफिनेटली उससे 50 to 60% वाइब्रेशंस कम हो गए थे। तो अगर TVS वाले दिमाग लगाएं, अगर वो इस चीज़ को प्रायोरिटी पे लें, तो हो सकता है ये वाइब्रेशन भी फिक्स हो जाए। 100% ख़त्म नहीं होगा, बट हो सकता है कि जो स्वीट स्पॉट अभी इस इंजन का, इस बाइक का 80-90 पे फील होता है मेरे को विद पिलियन, वो स्वीट स्पॉट अप्रॉक्स 100-110 पे फील होने लग जाए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ TVS वालों से, थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए, थोड़ा सा और R&D टीम को अपना स्ट्रिक्टली काम करने के लिए बोलिए, तो ये जो चीज़ें हैं ये फिक्स हो सकती हैं। अगर बात करूँ रियर टायर की, तो हुआ क्या था, टेस्टिंग के दौरान उनकी टीम में से किसी टेक्नीशियन या उनके फोरमैन जब बाहर लेके गए तो उनसे थोड़ा सा टायर में कट लग गया था एंड कट में उन्होंने 5-6 पंचर घुसाए हुए थे। तो जब मैं बीच में विजिट पे गया एंड मैंने बाइक को चेक करके देखा तो मेरे को पता लगा कि टायर पे कट लगा हुआ है। सो मैंने बोला, मैं भाई साहब आप ये टायर मेरे को चेंज करवा के दो, मेरे से ये नहीं कटा, आपकी टीम से कटा है, तो आप इसको कैसे भी चेंज करवाइए। सो एट लास्ट मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ TVS के हर उस व्यक्ति को जिसको भी मैंने फ़ोन करके रीच किया, जिसको भी मैंने फिजिकली जाके मिला, जिसको भी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, जिससे भी मेरा इंटरेक्शन हुआ, चाहे वो जयपुर KS मोटर्स की पूरी टीम है, एज सर्विस सेंटर वो लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे हमारे मैनेजर साहब हैं, चाहे हमारे टेक्नीशियन हैं, चाहे हमारे फोरमैन साहब हैं, चाहे वो पूरा वर्कशॉप है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मेरे को वहाँ आती हैं, क्लीन है पूरा, चाहे वो कस्टमर लॉन्ज है, वॉशरूम्स हैं, वो प्रॉपर सब एकदम अच्छा लगता है एंड पूरा प्रोसेस से काम होता है। बस दुख यही है कि उनके पास में जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है उनकी तरफ से सहायता थोड़ी सी कम पहुंच रही है, तो वो अगर सही हो जाएगा तो और बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो TVS से लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट सर अगर आप देख रहे हैं, हमारे ASM सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे RSM सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, एंड हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसको भी मैंने इस पूरे प्रकरण में परेशान किया है या जिसने भी मेरा साथ दिया है। एक दो छोटी छोटी चीज़ें और थी जिन्हें मैं भूल गया, जैसे ये मिरर था, ये चेंज हुआ है अंडर वारंटी, जो बाइक के साथ में मिरर आया था वो, उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, उसमें हल्का सा बैंड था, बाकी मिरर के ऊपर कहीं स्क्रैच या कोई डेंट या कोई डैमेज ऐसी चीज़ नहीं थी। सो उसकी वजह से नकल गार्ड फिट नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने वो चेंज कर दिया प्रॉपरली। एक इंडिकेटर चेंज हुआ था, आई डोंट नो इस साइड का या उस साइड का, कोई भी, उसमें वाइब्रेशन आ रहा था अंदर से छोटा मोटा, वो चीज़ें चेंज हुई। एंड इसके अलावा मेरे को कुछ और नहीं लगता कि कुछ और इसके अंदर हुआ है। बस हाँ, थोड़ा टाइम जो लगा वो चीज़ें, जैसे ये कंप्लीट असेंबली एंड टीवी या कुछ और जो चीज़ हैं वो चेंज हुई है, रियर टायर चेंज हुआ है, इनको अरेंज करने में ही थोड़ा सा वक्त लगा है। सो अंततः वो भाई जो मेरी वीडियो, मेरी रील या मेरा कुछ भी देख के RTX ना लेने का प्लान बना रहे थे, उनसे मेरा कहना सिर्फ इतना है, बाइक बहुत प्यारी है, लेकिन इसको सस्ती समझने की भूल ना करें। मैं रिव्यू डालूंगा, उसमें बताऊंगा ये सस्ती नहीं है, ये चीप नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल डील है, नहीं, अच्छा खासा मार्जिन कमा रही है TVS इसमें, अच्छा खासा। ये बाइक 2.5-3 जितने भी लाख की है, जितना भी इसके अंदर पावर फिगर्स हैं, बट ये उनको कहीं भी जस्टिफाई नहीं करती। जो V-Strom 250 है उसका स्वीट स्पॉट मैंने बहुत चलाई है, विद इन अ डे 800 and 900 किलोमीटर चलाई है मैंने V-Strom।
एंड उसका स्वीट स्पॉट अलॉन्ग विद पिलियन 110 आप उसके ऊपर मेंटेन कर सकते हो, छोटा सा लगेज एंड पिलियन के साथ में बहुत ईजिली। इतने वाइब्रेशंस, इतने बग्स उसमें आपको फील नहीं होंगे। सो अगर जिस भी भाई को ये गलती है या गलत फहमी है कि ये सस्ती डील है, अफोर्डेबल डील है, बहुत अच्छी डील है, अच्छी डील नहीं है। अगला वीडियो देखिएगा, सब समझ आ जाएगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।